हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, इसका आज का लेक्चर नंबर 2 है। एक लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, आई होप आपने जरूर देखा होगा। उसके अंदर मैंने आपको बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है उसको बहुत अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो किसी भी बिजनेस को उसके इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट करता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी थी हमने बिजनेस एनवायरनमेंट की, जिसमें ये डायनेमिक नेचर का होता है, कंटिन्यू इसमें चेंजेस होते रहते हैं। इसको समझना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। एक साथ समझना, इंटर रिलेटेड होते हैं सारे के सारे फैक्टर्स, इंटरनल एक्सटर्नल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अनसर्टेनिटी रहती है, बिल्कुल जो चेंजेस होते हैं वो फ्यूचर में होते हैं और फ्यूचर अनसर्टेन होता है। मल्टी डायमेंशनल होते हैं ये फैक्टर्स, इनका कोई एक डायमेंशन नहीं होता है। चेंज एक जगह होता है लेकिन इफेक्ट बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। रिलेटिविटी भी होती है, ठीक है। आज हम आगे बढ़ेंगे, यहां तक हमने कर लिया था, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट तक। आज हम आगे बढ़ाएंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, वो है कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स यानी कि वही इंटरनल और एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं बिजनेस के, जिसके बारे में डिटेल में हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया था, ये उसी की बात कर रहा है, कंपोनेंट ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये दो टाइप के मेन कंपोनेंट्स होते हैं, दो पार्ट होते हैं इसके। सबसे फर्स्ट होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, जो एक बिजनेस के अंदर का एनवायरनमेंट होता है ना, लिखा हुआ विद इन द कंपनीज कंट्रोल। और कंपनी के अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है ना, कंपनी उसको आराम से कंट्रोल कर सकती है, ओके। अब अंदर कंपनी के कौन लोग हैं जो इंटरनल फैक्टर के अंदर आते हैं, अंदर ही अंदर कंपनी को पॉजिटिवली या नेगेटिवली प्रभावित कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आते हैं एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज की जो स्किल्स हैं, एम्प्लॉइज का जो मोटिवेशन है, एम्प्लॉइज का जो एक दूसरे को होने करने वाला कोऑपरेशन है, वो जो है कंपनी कंट्रोल कर सकती है। अगर आपके पास स्किल्ड लेबर नहीं है तो उसको हायर कर सकते हैं। एम्प्लॉइज मोटिवेट नहीं है तो उसको फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल तरीके से, कुछ तारीफ से, कुछ पैसा दे करके, कुछ बोनस दे करके आप मोटिवेट कर सकते हैं, उनको इंस्पायर कर सकते हैं। कोऑपरेशन का लिए भी आप बहुत सारी टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, जिसमें एम्प्लॉइज आते हैं, मैनेजमेंट आता है, कोऑपरेट कल्चर आता है, रिसोर्सेज आते हैं, इन सबको एक कंपनी कंट्रोल कर सकती है। जैसे रिसोर्सेज में आपके कैपिटल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। कोऑपरेटिव कल्चर में आप शेयर्ड वैल्यूज कर सकते हैं, इथिक्स को फॉलो कर सकते हैं, वर्क स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। और मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग स्टाइल को चेंज कर सकता है, अपनी लीडरशिप क्वालिटी को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये इंटरनल जो एनवायरनमेंट है, इसके बारे में हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था कि एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट और कंपनी के अंदर के जो रिसोर्सेज होते हैं, ये भी कंपनी को प्रभावित करते हैं और ये इंटरनल फैक्टर्स के अंदर, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। बट इनमें खास बात क्या है कि जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं ना, हाँ, अगर आपको लग रहा है कि वो कंपनी के लिए नेगेटिव रूप से काम कर रहे हैं तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप उनको चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये कंपनी के हाथ में होता है, तो इसीलिए बोला है विद इन द कंपनीज कंट्रोल। लेकिन ये भी एक कंपनी को पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली दोनों तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। फिर आते हैं आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी दो तरह के होते हैं, एक माइक्रो एनवायरनमेंट, छोटे लेवल का एक्सटर्नल इस पे इफेक्ट होता है, और एक मैक्रो एनवायरनमेंट होता है, ये बड़े लेवल पर इन्फ्लुएंस करता है। यानी कि जो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना, जो आउटसाइड द कंपनीज कंट्रोल, ये कंपनी के कंट्रोल में नहीं होते। गवर्नमेंट कोई नया एक्ट लेके आ रही है, कॉम्पिटिटर कोई नया प्रोडक्ट बना रहा है, कोई टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हो रहा है, कोई चेंजेस हो रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, ये कंपनी के कंट्रोल में थोड़ी है। कंपनी क्या बाहरी लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं क्या? आप अपने घर के अंदर के लोगों को तो कंट्रोल कर सकते हो, बाहर कहाँ का किस किस को कंट्रोल करोगे? कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए लिखा हुआ है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो आउटसाइड द कंपनीज कंट्रोल होते हैं। बट ये भी दो होते हैं, एक माइक्रो लेवल के होते हैं जो बिल्कुल छोटा सा इफेक्ट डालते हैं, और एक मैक्रो होते हैं जो पूरी इंडस्ट्री पर इफेक्ट डालते हैं, ओके। अब माइक्रो में एनवायरनमेंट में क्या होते हैं, ये डायरेक्टली केवल आपके बिजनेस को ही अफेक्ट करेंगे, जरूरी नहीं है कि सबको अफेक्ट करें। जैसे कस्टमर्स जो हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो सप्लायर हैं जिससे आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, जो मार्केटिंग इंटरमीडिएटर्स हैं, जो एजेंट्स होते हैं, जो पब्लिक ओपिनियन है, ये सब मैक जो है माइक्रो लेवल पर जो है आपके बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, ओके। कस्टमर हो सकता है आपके
बिजनेस के लिए रॉयल हो या फिर नहीं भी हो। कॉम्पिटिटर हो सकता है, आपके हिसाब से आप उसका मुकाबला आराम से कर पा रहे हो या नहीं भी कर पा रहे हो। सप्लायर हो सकता है, आपको अच्छा रॉ मटेरियल सस्ते में दे भी रहा हो, नहीं भी दे रहा हो। मार्केटिंग इंडिविट्रेडर्स के साथ में आपके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स अच्छे हों, रिलेशंस अच्छे हो या नहीं भी हो। पब्लिक ओपिनियन आपके बिजनेस और आपके ब्रांड के लिए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपके बिजनेस को प्रभावित करते हैं और इसको सुधारा जा सकता है काफी हद तक। कॉम्पिटिटर में तो क्या ही सुधारोगे, उससे तो आगे निकलना पड़ेगा। सप्लायर आप दूसरा ढूंढ सकते हो अगर अवेलेबल हो तो। मार्केट इंटरमीडिएटर्स के साथ अच्छे रिलेशन बना सकते हो। पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह का सहारा ले सकते हो। कस्टमर को अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट रीजनेबल रेट में दे करके आप आफ्टर सेल सर्विस अच्छी दे करके कस्टमर को लॉयल बना सकते हो। लेकिन ये डायरेक्ट एक बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, लेकिन ये कंपनी के कंट्रोल से बाहर होते हैं। ठीक है, इनको अच्छा करने की कंपनी स्ट्रेटजी वगैरह बना सकता है। ठीक है, तो ये फैक्टर भी कंपनी को अफेक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। अब आते हैं मेन, ये होते हैं मैक्रो लेवल। भैया ये कंपनी, इनको कंट्रोल तो छोड़ो, कंपनी इनको अगर अच्छे से टाइम पर स्टडी कर लेना वो भी बहुत बड़ी बात है। इनका पहले से ही फोरकास्ट कर ले वो भी बड़ी बात है। तो मैक्रो लेवल पे जो आते हैं ना, उसमें आता है आपका मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं, और ये सारे के सारे बिजनेसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, और इसका यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म भी बनाया हुआ है, PESTLE। ठीक है, P मतलब पॉलिटिकल जो फैक्टर होते हैं, और E मतलब इकोनॉमिक फैक्टर, S मतलब हो गया आपका सोशल फैक्टर, T मतलब हो गया आपका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, L मतलब हो गया आपका लीगल फैक्टर, और S मतलब हो गया आपका एनवायरमेंटल, सॉरी E मतलब हो गया आपका एनवायरमेंटल, लास्ट में ही था ना। तो ये शॉर्ट फॉर्म आप याद कर सकते हैं, PESTLE। ठीक है, ओके। अब पॉलिटिकल जो फैक्टर है वो कैसे आपके बिजनेस को प्रोवाइड कर सकते हैं। देखो, पॉलिटिकली अगर आप जहां आपकी फैक्ट्री है, जहां आपका ऑफिस है, जिस कंट्री में, जिस स्टेट में, जिस एरिया में, वहां पर वो कंट्री अगर पॉलिटिकली स्टेबल है, पॉलिटिकली क्या है, स्टेबल है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकली पाकिस्तान कंट्री स्टेबल नहीं है। कोई भी वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है वो अपने 5 साल पूरे तक नहीं कर पाती है, तो वह अनस्टेबिलिटी है पॉलिटिकली। तो कोई भी वहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। इंडिया देखो, अभी 10-15 साल से एक ही पार्टी रूलिंग में स्टेबल है। अगर कोई पार्टी आती भी तो अपना पूरा 5 साल अपना टेन्योर पूरा करके जाती है। पॉलिटिकली स्टेबल अगर है, स्टेबिलिटी है उस कंट्री के अंदर, उस जगह पे जहां आप बिजनेस कर रहे हो, तो वो बढ़िया रहता है। अनस्टेबल हो जाए तो वो आपके बिजनेस को बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर सकता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होती है, हर पार्टी की जो रूलिंग पार्टी होती है, ऑपोजिशन पार्टीज होती है, इन सब का जो है सोचने का, काम करने का तरीका, इनकी ओपिनियंस सब कुछ अलग होती है। तो ये बिजनेस को भी उस हिसाब से अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। तो कौन सी पार्टी अभी पावर में है वो बिजनेस को किस तरीके से देख रही है, कौन सी जो दूसरी पार्टी आएगी अगर आ जाती है पावर में तो उसकी पॉलिसीज क्या रहेगी। तो ये कंपनी के कंट्रोल में थोड़ी है, ये किसी बिजनेस के कंट्रोल में थोड़ी है। ओके जी, ठीक है, लेकिन इसको स्टडी करना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। आप देखते हो ना, जब भी इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं तो शेयर मार्केट कैसे धड़ाम से ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है ना, वो यही है। क्योंकि शेयर मार्केट ऊपर नीचे का मतलब क्या हो गया, या तो इन्वेस्टर्स जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, अगर ऐसी पार्टी आ जाती है जो बिजनेस को बढ़ावा देती है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देती है, तो वो इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट ऊपर जाता है, डिमांड आती है शेयर खरीदने की, और अदरवाइज वो अपना पैसा निकालने लग जाते हैं। ओके जी, ठीक। इकोनॉमिक यानी कि जैसे जीडीपी ग्रोथ कैसी, अगर जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी है तो फिर उस कंट्री में अगर बिजनेस होगा आपका तो वो भी अच्छे से ग्रो करेगा। इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा नहीं है तो वो भी बढ़िया है। इंटरेस्ट रेट्स, जैसे इंडिया के अंदर जो है ना लोन्स आपको अच्छे, होम लोन वगैरह, कार लोन वगैरह, कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाते हैं आपको, तो उस वजह से मार्केट में डिमांड बढ़ती है। लोग ईएमआई पे पर भी बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, तो मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है तो कंपनी ग्रो करती है। तो ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। अगर ये सब जीडीपी ग्रोइंग हो, इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो, इंटरेस्ट रेट भी कंट्रोल में हो, तो वहां पर बिजनेस के ग्रो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। तो मैं कह रहा हूं ना, ये सारे फैक्टर
जो मैक्रो लेवल पर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ये केवल एक बिजनेस को नहीं बहुत सारे बिजनेस को प्रभावित करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका सोशल। सोशल मतलब डेमोग्राफी कैसी है, लोग है ना, डेमोग्राफी कैसी है, एजुकेशन लेवल कैसा है लोगों का सोचने का तरीका कैसा है ना। ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा सा हो हल्ला हुआ और तोड़ फोड़ स्टार्ट हो गई, ऐसा तो नहीं है। एजुकेटेड लोग हैं, अगर कोई उनको कोई प्रॉब्लम भी हो तो प्रोटेस्ट करने का भी एक तरीका है उनके पास, एक पूरी लीगल प्रोसीडिंग अच्छी है, लीगली वो लड़ सकते हैं, ऐसा है ना। ओके जी। तो वो भी एक बिजनेस को बहुत पॉजिटिवली और नेगेटिवली प्रभावित कर सकता है। टेक्नोलॉजिकल न्यू इनोवेशंस जो होते हैं, जो ऑटोमेशंस होते हैं, आज के टाइम में बहुत बड़ा चेंजेस से दुनिया गुजर रही है, दैट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आपने देखा ही होगा धीरे धीरे काफ़ी जगह पर इसने जो है आ गई है और बहुत सारी कंपनी ने भी इसको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। हम भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसको यूज़ करने लग गए, हम सब, हमें पता नहीं होता है, लेकिन एआई का अब काफ़ी हद तक यूज हो रहा है और ये बहुत ही रैपिडली स्पीड से होगा। ओके, तो जो ये न्यू इनोवेशंस वगैरह हो सकते हैं, इस वजह से हो सकता है आपकी कंपनी को बहुत फायदा हो या नुकसान भी हो सकता है ना। और इसके अलावा एक काम और भी हो सकता है कि भाई इन फैक्टर्स में अगर आप चेंजेस देख पा रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। कोई थ्रेट आ रहा है तो उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हो, उससे लड़ने के लिए, उसका सामना करने के लिए। ओके, लीगल में आपके जो लेबर लॉज हैं उसमें कोई चेंज हो रहा है, कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कोई चेंज हो रहा है, कोई नया एक्ट आ रहा है, वो आपके बिजनेस को प्रभावित कर सकता है। एनवायरमेंटल के अंदर क्लाइमेट चेंजेस जो आ रहे हैं, अगर आप ऐसे एरिया में आपका बिजनेस है जहां पर जो नेचुरल डिजास्टर है वो ज़्यादा होते हैं, तो वो बुरी तरीके से आपके बिजनेस को प्रभावित कर सकता है। ओके, और सस्टेनेबिलिटी जो नॉर्म्स हैं, तो ये सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ये किसी भी बिजनेस को, पूरी इंडस्ट्री को प्रभावित कर सकते हैं, पॉजिटिवली नेगेटिवली। किसी को पॉजिटिव, किसी के लिए नेगेटिव, दोनों हो सकता है। लेकिन इन सभी फैक्टर्स का क्या करना है सर, ये जो कंपोनेंट्स है बिजनेस एनवायरनमेंट के, इंटरनल एक्सटर्नल, इनका क्या करना है? इनको हर बिजनेसमैन, जो बिजनेस के टॉप लीडर्स होते हैं, जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं, उनको इनको अलग अलग रख करके स्टडी करना चाहिए, इन पे भी ध्यान देना चाहिए, ताकि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसका फायदा उठा सको, और अगर कोई थ्रेट आ रहा है तो आप उसकी प्रिपरेशन कर सको उसके सामना करने के लिए, या कोई बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा हो तो आप भी अपने अंदर चेंजेस ला सके, ताकि बिजनेस मार्केट से बाहर नहीं हो जाए। ओके जी, ठीक है। तो ये है कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर आता है बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट। क्या होता है? ऐसा कौन सा एनवायरनमेंट होगा जो कि बिजनेस के लिए एकदम फ्रेंडली होगा कि भैया हाँ ये बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, यहां पर आप बिजनेस करोगे तो बढ़िया रहेगा। तो देखिए, अ बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट इज अ वन वेयर लॉज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल कंडीशन सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इन्वेस्टमेंट। उस जगह बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट हमेशा होता है जहां पर लॉज काम करते हैं, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है, जहां पर सोशल जो कंडीशनिंग है वो इस तरीके से हो गई है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप को और जो इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करती है। लोग बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, लोग एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करते हैं। देखो, बिजनेस में और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस होता है। बिजनेस तो ट्रेडिशनल भी हो सकता है, कोई ऐसी चीज का भी आप बिजनेस कर रहे हो जिसका जिस चीज से रिलेटेड बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मतलब कोई आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो पहले से ही लोग बना रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि जो कुछ इनोवेशन होता है, कुछ बंदा एंटरप्रेन्योर जो होता है कुछ ऐसा क्रिएट करता है जो बिल्कुल नया हो और उससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है और उससे वो बिजनेस खड़ा कर देता है। जैसे जोमेटो हो गया, आपने है ना, जैसे ये फोन पे, पेटीएम, ऑनलाइन पेमेंट हो गए, जोमेटो हो गया, ऐसे बहुत सारे, इलॉन मस्क ने तो बहुत सारे ऐसे किए हैं ना बिजनेसेस, वो सब एंटरप्रेन्योरशिप है, क्योंकि वो बिल्कुल नयापन होता है और लोग उसको क्या करते हैं, एडॉप्ट भी करते हैं, लोग उसको स्वीकारते हैं। अगर आप ऐसी जगह पे हो, सोशल कंडीशनिंग ऐसी है कि वो एंटरप्रेन्योर्स को, वो इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टमेंट्स जो आते हैं उसको सपोर्ट करें, वहाँ की गवर्नमेंट ऐसी है, तो फिर आप वहाँ आपका जो बिजनेस है वो कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि वो बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो जाएगा। एक तो लॉज फॉलो होने चाहिए, कानून जितने भी हैं बिजनेस से रिलेटेड वो अच्छे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए और कंपनीज उसको आराम से फॉलो कर पाए, समझने योग्य होने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके रोड हो गए, पोर्ट हो गए, एयरपोर्ट हो गए,
कनेक्टिविटी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, है ना, ये सब कुछ अच्छा होना चाहिए उस जगह पर। और एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टमेंट को जो वहाँ पर सोसाइटी है वो उनको सपोर्ट करे। अगर ऐसी जगह है तो उसको हम बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बोलते हैं कि जी। ठीक, देखो भैया, चाइना और इंडिया एक लेवल पे एक जैसे थे। चाइना आज के टाइम में अमेरिका को टक्कर दे रहा है और इंडिया ग्रो कर रहा है। अभी तक वो सुपर पावर बन चुका है, ये बन ग्रो कर रहा है, डेवलपिंग कंट्री। तो उसका रीजन क्या है सर? एक स्टेज पे एक जैसे थे, फिर कैसे हो गया? वहां पर सबसे ज्यादा जोर जो दिया गया ना, वो मैन्युफैक्चरिंग पे दिया गया, बिजनेस पे दिया गया, एंटरप्रेन्योरशिप पे दिया गया, बनाया बहुत, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया तो सुपर पावर। और इंडिया में अभी हो रहा है, लेकिन वही ना माइक्रो लेवल पे, कुछ कुछ एरिया में लोग एंटरप्रेन्योरशिप को समझते हैं, इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, फैमिलीज भी सपोर्ट करती हैं। बाकी बहुत सारे अभी भी इंडियन मिडिल फैमिलीज के अंदर जो फैमिली है, जो पेरेंट्स हैं, वो अभी भी ये नहीं समझ रहे हैं, वो इंडिया की ग्रोथ को नहीं देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि भैया गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी की तैयारी कर ले, गवर्नमेंट जॉब पे लग जा, बस फ्री। तो पूरा वो भेड़ चाल वाला एक ही जगह भिड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे कभी भी कंट्री और ना आप दोनों ही ग्रो नहीं कर पाओगे। जो जीवन आप इंस्टाग्राम रील्स पे देखते हो ना, लग्जरियस लाइफ, वो किसी जॉब से पूरी नहीं होगी। टेम्परेरी जॉब आप कर सकते हो कुछ सीखने के लिए, स्किल सीखने के लिए, लेकिन बिजनेस से होगी वो तो वहीं पैसा है ना, कैपिटल तो वहीं है ना, मल्टीप्लाई होती है। तो वही है कि अगर आपको भी हमारे कंट्री को आगे बढ़ाना है तो भैया एंटरप्रेन्योर बनिए, नए नए इनोवेशंस कीजिए, आगे बढ़िए, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन कीजिए, इन चीज़ों को समझिए। ओके जी, कुछ टाइम के लिए जॉब कीजिए, फिर अपना बिजनेस कीजिए। हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या है कि ये जो बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, ये क्या हम कहाँ होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। जो बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा ना, वहाँ पॉलिटिकली स्टेबल होगा। जैसे चाइना में 50 सालों से एक ही गवर्नमेंट चल रही है, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। और क्योंकि वहाँ पर कम्युनिज्म है और इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, तो गवर्नमेंट चेंज होती है, तो ज़्यादा चेंजेस भी फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। बिजनेसमैन समझ नहीं पाता, हर पार्टी की जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनकी आइडियोलॉजी अलग होती है। ओके जी, ठीक है। फेयर एंड सिंपल टैक्स पॉलिसीज होनी चाहिए, बिल्कुल टैक्सेशन वगैरह इतना सिंपल होना चाहिए कि आराम से समझ में आ जाए और बिजनेसमैन कंफ्यूज नहीं हो। फाइनेंस की एसेस होनी चाहिए, लोन आराम से अवेलेबल होना चाहिए, इन्वेस्टर्स आराम अवेलेबल होने चाहिए, भैया हमारे पास ये आइडिया है, ये प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। जितने भी आप नए नए स्टार्टअप्स वगैरह देख रहे हैं, जो उनके एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने वो इनोवेशन किया है, सारा पैसा उनका थोड़ी लगा होता है, वो तो फंड रेज करते हैं। तो वही कह रहा है, जो एसेस है फाइनेंस का वो अवेलेबल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, रोड्स अच्छी होनी चाहिए, इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होनी चाहिए, है ना, और स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कफोर्स होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर आपको एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कफोर्स, इंडिया में क्या है एक्चुअल में यूथ ज़्यादा है, तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। ओके जी। सो ये बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर ये है तो वहाँ पर आप बिजनेस बहुत आराम से कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल दिए हुए, जैसे सिंगापुर इज नॉन फॉर बीइंग हाईली बिजनेस फ्रेंडली। सिंगापुर को बहुत बिजनेस फ्रेंडली माना जाता है क्योंकि वहाँ पर करप्शन जीरो है, सिंपल टैक्स लॉज हैं और एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का। ऐसे कैसे हमारे इंडिया के अंदर जो है गुजरात जो है उसको कंसीडर किया जाता है बिजनेस फ्रेंडली, बिकॉज वहाँ पर स्टेबल पॉलिसीज हैं और इंडस्ट्रियल सपोर्ट बहुत है। खरबूजे को देख के भी खरबूजा रंग बदल देता है। जहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट होता है ना, वहाँ पर और बिजनेसेस खड़े होते हैं। जहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं होता है, ओनली बस छोटी मोटी जॉब लग जाए, 4th ग्रेड में भी लग जाए भले ही, पर लग जाए, कर RS की तैयारी का हूँ, 4th ग्रेड में भी लग जाए, फॉर्म भरे गए थे ना अभी, तो वहाँ पर फिर ऐसा ही होता है। ठीक है जी, तो वही है बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो होता है, वहाँ पर बिजनेस ज़्यादा फलता फूलता है, उसको सपोर्ट भी मिलता है। एलिमेंट्स क्या है बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट के? तो बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट के एलिमेंट में है स्टेबल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट स्टेबल रहनी चाहिए, पॉलिटिकल सपोर्ट जो है वो बिजनेसेस को होना चाहिए, एफिशिएंट लीगल सिस्टम टू प्रोटेक्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रॉपर्टी राइट्स। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी होते हैं, IPR भी बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर लिए जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो लीगल सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लीगल सिस्टम में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक अच्छा पूरा लीगल सिस्टम होना चाहिए। ओके जी, कानून की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, जो कॉमर्शियल लॉ होते हैं वो।
नेक्स्ट आपका एलिमेंट है हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लॉजिस्टिक कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, इज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसीज टू रिड्यूस रेड टैप्स एंड स्किल्ड वर्कफोर्स होनी चाहिए, है ना, और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में ताकि करप्शन को कम किया जा सके। अब वो कहीं ना कहीं महसूस हो रहा होगा कि अभी अपने इंडिया में ये सब धीरे धीरे हो रहा है, न्यूज़ में हम देखते हैं ना, करप्शन करते हुए ये एडमिनिस्ट्रेशन का ये पद का ये आदमी अरेस्ट कर लिया गया, है ना। आप देख रहे होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी धीरे 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 अच्छा डेवलप हो रहा है ना। वर्कफोर्स को भी स्किल्ड बनाने की नीयत पूरी है, वो बन रही है नहीं बन रही है वो अपने आप में एक सवाल है। लीगल सिस्टम को भी ठीक किया जा रहा है, स्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसी जो है स्टेबल है, अभी 15 साल से सेंटर में तो एक ही गवर्नमेंट है और सपोर्ट भी कर रही है वो बिजनेसेस को। तो अगर ये 100% लेवल पे हो जाता है तो बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बन जाएगा इंडिया में। अगर बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट इंडिया में बन गया तो बहुत सारी कंट्रीज से फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया के अंदर पैसा लगाएंगे या मैन्युफैक्चरिंग होगी और इंडिया भी डेवलप कंट्री बन सकता है। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इथिक्स इन बिजनेस को स्टार्ट करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।